नमस्कार दोस्तों। हम आईना नहीं जो आपकी कमियां बताएंगे। हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी हर कमी को बखूबी निभाएंगे। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर, दृष्टिकारी। दृष्टिकारी वह युक्ति होती है जो एसी को डीसी में बदलती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलती है। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वह प्रत्यावर्ती धारा आती है, यानी एसी आती है। और हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं वह एसी धारा से ही चलते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज इत्यादि है। लेकिन कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा नहीं चलते, उनको चलाने के लिए दृष्टि धारा का उपयोग करना पड़ता है। जैसे सबसे ज्यादा यूज में आने वाला आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए एसी की नहीं, डीसी की जरूरत होती है, दृष्टि धारा की जरूरत होती है। तो हमारे घरों में तो एसी आती है, तो एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलना पड़ेगा। तो ये आपको फोन चार्ज है या फिर एसी युक्तियों को चार्ज करने के लिए आपको दृष्टि धारा की आवश्यकता होगी। तो दृष्टि धारा दृष्टिकारी है, वह दृष्टिकरण प्रदान करने वाले विद्युत उपकरण को दृष्टिकारी कहते हैं। दृष्टिकारी वह हमारा जो एसी को डीसी में बदलेगा। दृष्टिकारी परिपथ में पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। दृष्टिकारी एसी को डीसी में परिवर्तित करने की एक युक्ति होती है। इस प्रकार देखो, आपके जो दृष्टिकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। यानी कि जब हम एसी को डीसी में बदलते हैं तो कुछ युक्ति ऐसी होती है जो एसी को डीसी में पूर्णतः नहीं बदल पाती, यानी आधी तरंग का ही दृष्टिकरण होता है, तो उसे हम कहेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। और कुछ युक्ति ऐसी होती है जो एसी को डीसी में 100% पूर्णतया बदल देगी, तो उसे कहा जाएगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो, हम इस टॉपिक में केवल अर्ध तरंग दृष्टिकारी ही पढ़ेंगे। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का निर्माण करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, इसको हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे, इसको हम द्वितीय कुंडली कहेंगे। ये दो कुंडलियां होती हैं और इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। पीएन संधि डायोड को एक सिरा द्वितीय कुंडली के एक सिरे से जोड़ दिया जाता है, दूसरा सिरा लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ दिया जाता है, लोड प्रतिरोध आरएल से, और दूसरे सिरे को फिर बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। प्राथमिक कुंडली के दो सिरे होते हैं, पी और क्यू। द्वितीय कुंडली के भी दो सिरे हैं, ए और बी। इसमें जब प्राथमिक कुंडली के पी सिरे पर, प्राथमिक कुंडली के पी सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का जब ऋणात्मक चक्कर आता है, तो द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर धनात्मक चक्कर आएगा। वापिस देखो, जब प्राथमिक कुंडली के पी सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्कर आएगा, तो द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर धनात्मक चक्कर आएगा, और बी सिरे पर अन्योन्य प्रेरण के कारण ऋणात्मक चक्कर आएगा। और इसके ऋणात्मक चक्कर आने से इसमें फिर ऋणात्मक चक्कर आएगा। इस प्रकार ये चक्कर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस चलते रहेंगे। जब द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर धनात्मक चक्कर आएगा, तो ए सिरे से डायोड जुड़ा हुआ होता है। ये डायोड जब धनात्मक चक्कर आएगा तो डायोड से धारा प्रवाहित होगी। डायोड से जब धारा प्रवाहित होगी तो डायोड है वह लोड प्रतिरोध से जुड़ा होता है, तो लोड प्रतिरोध से भी धारा प्रवाहित होगी, और लोड प्रतिरोध कुंडली के द्वितीय सिरे से जुड़ा होता है, जो आगे इस परिपथ से पूर्णतः जुड़ा होता है। जब द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर धनात्मक चक्कर आएगा, तो धनात्मक चक्कर आएगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें डायोड से भी धारा प्रवाहित होगी। जब द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर ऋणात्मक चक्कर आएगा, तो डायोड पश्चिम बायसिंग अवस्था में हो जाएगा। जब
कुंडली के ए सिरे पर धनात्मक चक्र आएगा, तो डायोड अग्रवायसिंग अवस्था में रहेगा। धनात्मक चक्र आएगा तो अग्रवायसिंग अवस्था में रहेगा, और जब ऋणात्मक चक्र आएगा तो पश्चिमवायसिंग अवस्था में रहेगा। जब अग्रवायसिंग अवस्था में रहेगा तो डायोड से धारा प्रवाहित होगी, और जब ऋणात्मक चक्र आएगा तो डायोड पश्चिमवायसिंग अवस्था में हो जाएगा, तो इस समय धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित पश्चिमवायसिंग हो जाएगी तो आरएल लोड प्रतिरोध से भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि जब डायोड से भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो लोड प्रतिरोध में धारा कहां से आएगी। ये इस प्रकार में था। तो इस प्रकार आपका देखो कुछ एक इसी से हम ग्राफ बनाते हैं। ये रहेगा हमारे पास ऐसे, इस प्रकार ऐसी धारा ऊपर नीचे सुरंग और गर्त के सापेक्ष में चलती है एसी के लिए। और जब ये कन्वर्ट कर दी जाती है डीसी में, जब ये अर्ध तरंग दृष्टि के द्वारा एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है, तो केवल यही भाग कन्वर्ट रहेगा, ये भाग इसमें कन्वर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसमें माइनस चक्कर आएगा ये प्लस का रहेगा, और ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा। केवल इस जब प्रत्यावर्ती धारा का प्लस चिन्ह, यानी जब धनात्मक चक्र आएगा तो ही धारा प्रवाहित होगी, ऋणात्मक चक्र आएगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह केवल आदि तरंग का ही दृष्टिकरण कर पाता है, केवल प्लस का ही। इस प्रकार केवल अर्ध तरंग दृष्टिकारी 40.6% भाग ही, अर्ध तरंग दृष्टिकारी 40.6 भाग, इतना प्रतिशत ही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है। अब हम आगे देखते हैं इसके सापेक्ष में। आगे का पूरा जो बताया गया है वो आपके सामने लिखा गया है। माना अब पूरा का पूरा जो रहेगा वो अग्रवायसिंग अवस्था में रहेगा। माना अग्रवायसिंग में ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध आरएस व डायोड का प्रतिरोध आरएफ व लोड प्रतिरोध हो जाएगा आरएल है। तो धारा क्या रहेगी? धारा को हम लिख लेंगे आई से, तो धारा क्या रहेगी? Vs इक्वल्स टू तीनों प्रतिरोधों का योग। तीनों प्रतिरोध कौन से? द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध रहेगा Rs, डायोड का प्रतिरोध Rf और लोड प्रतिरोध RL, जबकि Vs लोड वोल्टेज Vs इक्वल्स टू Em sin ओमेगा t होता है। तो ये रह जाएगा I इक्वल्स टू Em sin ओमेगा t, और ये बराबर में देखो Rs Rf RL एच टी रह जाएगा Rs Rf RL, जबकि Rs और Rf ये देखो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध और डायोड का प्रतिरोध है वो कुल एक प्रतिरोध के बराबर होता है, लोड प्रतिरोध के नहीं होता। तो I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t इक्वल्स टू R प्लस RL,
ये रह जाएगा। ये हमारे पास रह जाएगा Vs इक्वल्स टू En अपॉन sin ओमेगा टी। तो ये हमारे पास रह जाएगा En sin ओमेगा टी। En sin ओमेगा टी हमारे पास I का मान रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में यह लिमिट रहेगी 0 t/2 तक, क्योंकि इसके अंदर केवल अर्ध तरंग का ही दृष्टिग्रहण हो पाता है। तो आगे देखो, अब निकालते हैं धारा का औसत मान। धारा का औसत मान देखो यहां से धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। धारा का औसत मान IDC और औसत मान हो जाएगा 0 से t तक की लिमिट और 1/t के सापेक्ष I तक के सापेक्ष में ये रह जाएगा लिमिट dt के सापेक्ष में, टाइम के रेस्पेक्ट में। पूरी की पूरी लिमिट है 0 से t के बीच में। अब इनकी लिमिट रहेगी तो देखो इस कुछ इस प्रकार रहेगी IDC इक्वल्स टू 1/t, लिमिट रह जाएगी 0 से t/2। एक लिमिट तो ये IDT प्लस एक लिमिट रह जाएगी t/2 से t तक IDT। अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल आधी तरंग का ही दृष्टिग्रहण हो पाता है, मतलब 40.6% भागी। तो केवल आधी तरंग का दृष्टिग्रहण होगा, दूसरी आधी तरंग का दृष्टिग्रहण नहीं होगा। तो इसका मान रह जाएगा 0। तो हमारे पास केवल ये टर्म रह जाएगी IDC इक्वल्स टू 1/t, लिमिट रह जाएगी 0 से t/2 और ये रह जाएगी IDT। हमारे पास IDT ये रह जाएगी। अब देखो यहां से हमने अगर वैसी अवस्था में ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, डायोड और लोड प्रतिरोध, ये तीनों के सापेक्ष में I का मान निकला था। और ये धारा का औसत मान, औसत मान मतलब पूरी की पूरी DC आ जाएगी हमारे पास। हम AC को DC में कन्वर्ट कर अब हम केवल यही टर्म काम में लेंगे। देखो IDC इक्वल्स टू 1/t, लिमिट रहेगी 0 से t/2 तक की। और IDT, I की वैल्यू हमारे पास थी अभी जो हमने अभी भी निकाली थी, I sin IM sin ओमेगा t। I की वैल्यू ले जाएगी हमारे पास Im sin ओमेगा t, क्योंकि अभी भी हमने एक वैल्यू निकाली थी I बराबर Em sin ओमेगा t अपॉन R प्लस RL। ये हमारे पास थी I के रेस्पेक्ट में वैल्यू थी। अभी भी मैं इसके सापेक्ष में देखूं, जब E अपॉन R प्लस RL है, इसको हम लिखते हैं Im के सापेक्ष। तो हम यहां पर Im के सापेक्ष में देखो E अपॉन R प्लस RL को हम लिखते हैं Im। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास अभी थी, इसको हम लिखेंगे Im। तो Im sin ओमेगा t ये हमारे पास रह जाएगी धारा का औसत मान। तो IDC इक्वल्स टू 1/t, ये इसमें Im आ जाएगा बाहर और लिमिट रह जाएगी 0 से t/2। Im बाहर आ गया और अंदर रह जाएगा sin ओमेगा t, sin ओमेगा t, और ये इसके साथ में dt। अब इसका समाकलन, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस। तो देखो
आई डी सी इक्वल्स टू आई एम अपॉन टी। अब इसका समाकलन रह जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर थीटा है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का फिर होगा तो ओमेगा टी का हो जाएगा 1, और लिमिट है वो 0 से t/2 लग जाएगी, जहां पर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। अब हम 2 पाई अपॉन टी वैल्यू साथ में रखते हैं, आई डी सी बराबर आई एम अपॉन टी। अब देखो माइनस कोस ओमेगा डी जी का वैल्यू रखते हैं 2 पाई अपॉन टी, और लिमिट भी लगाएंगे साथ में, टी की लिमिट लग जाएगी t/2, तो ये लिमिट लग जाएगी t/2, और नीचे है ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी ये लग जाएगा। अब 0 लगाते हैं, माइनस कोस। अब देखो यहां पर देखो ओमेगा टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू टी की जगह लग जाएगी 0, तो कोस की वैल्यू टोटल क्या रह जाएगी 0। और यहाँ पर ओमेगा है वो आ जाएगा बाहर, क्योंकि इस पर लिमिट नहीं लगेगी। तो देखो आई एम इक्वल्स टू टी, आई डी सी के बराबर आई डी सी इक्वल्स टू आई एम अपॉन टी, यहाँ पर लग जाएगा माइनस कोस, यहाँ पर t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रह जाएगा पाई, और ये माइनस, और ये आ जाएगा बाहर 2 पाई, और t ऊपर चला जाएगा गुणा में यहाँ पर t, तो ये देखो रह जाएगा यहाँ पर एक बार हम ओमेगा रखते हैं, ओमेगा माइनस, और यहाँ पर रह जाएगा कोस 0, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और कोस 0 की भी वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और इसकी भी वैल्यू होती है 1। तो देखो ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी पहले माइनस था, और यहाँ पर फिर माइनस का था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में। तो देखो आई डी सी इक्वल्स टू आई एम टी का टी इंटू ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू टी, ऊपर चला जाएगा, और इनकी वैल्यू होती है हमारे पास 2। देखो 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आईडीसी की वैल्यू रह जाएगी हमारे पास IDC इक्वल्स टू IM अपॉन पाई, ये हमारे पास रह जाएगी धारा का औसत मान, जो DC के सापेक्ष में IDC के रूप में लिखा है IM अपॉन पाई। यहाँ पर IM की वैल्यू IDC इक्वल टू IM की वैल्यू क्या होती है EM R प्लस RL, और ये रह जाएगा 1 अपॉन पाई, ये हमारे पास आईडीसी की वैल्यू रह जाएगी। सिलेंडर साथ में उतारते रहे, मुशर्रफ रफ हो रहा है। अब आगे का इसी के पार्ट में दूसरा पॉइंट है स्पंद धारा का वर्ग मध्यमान। स्पंद धारा का वर्ग मध्य मूल मान को आप निकाल के आएंगे IRMS इक्वल्स टू धारा हमारे पास थी IM, ये इसका स्क्वायर, ये मध्य और ये रूट, ये पूछेगा वर्ग मध्य मूल मान, जो हमने पहले छोटी कक्षाओं में निकाला था IRMS। अब देखो इसका रूट हटाने के लिए हम दोनों का करते हैं स्क्वायर,
तो देखो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब देखो फिर इसी में वही लिमिट आई आर एम एस ये रह जाएगा स्क्वायर में, तो ये इसमें देखो वर्ग माध्य मान निकालेंगे तो ये रह जाएगा पूरा लिमिट में 0 से t के बीच में लिमिट रह जाएगी 0 से t, तो लिमिट 0 से t आई की वैल्यू आई एम की वैल्यू हमारे पास अभी भी आई थी, देखो उसी में आई एम साइन ओमेगा टी, यह हमारे पास आई की वैल्यू थी, आई एम साइन ओमेगा टी, जो हमने शुरुआत में आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, ये आई की वैल्यू हमारे पास शुरुआत में जो हमने निकाली थी, और अभी है इसका स्क्वायर में, तो आई एम स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, ये रह जाएगा आई स्क्वायर आई आर एम एस इक्वल्स टू 0 से लगाकर t तक की लिमिट, फिर सेम वही पोजीशन पहले जब हमने निकाला था कि 0 से लगाकर t/2 और t/2 से t तक की लिमिट रहेगी, तो इनमें भी सेम रहेगा, यहां पर भी लिमिट रहेगी 0 से t/2 और t/2 से t तक की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आदि तरंगों का दृष्टिकरण होता है नहीं, इसकी वैल्यू रह जाएगी 0। तो इसमें देखो आई एम कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा आई एम स्क्वायर, ये रह जाएगा बाहर, साइन स्क्वायर अंदर रहेगा, साइन स्क्वायर का समाधान करने के लिए पहले इसको एक फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt, ये रह जाएगा फॉर्मूला, ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये कोसाइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर लिमिट। अब देखो अब करेंगे इसका समाकलन, तो यहां पर इसका रह जाएगा t के सापेक्ष में, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा बाहर, इनका रह जाएगा t और इसका समाधान हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा, यह थीटा का समाकलन हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 0 से t/2। अब देखो इस इंटीग्रेशन में हम लिमिट लगाएंगे, तो देखते जाओ, आंसर ध्यान से देखना, आई आर एम एस आई एम स्क्वायर बाई 2, यहां पर जब लिमिट लगाएंगे तो ये रह जाएगी t/2 माइनस, अब देखो यहां पर सेम पोजीशन ओमेगा वैल्यू 2 पाई अपॉन t साथ साथ में लिखते रहेंगे, तो देखो साइन ये कोस का साइन में हो गया, अब देखो साइन का साइन 2 का 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, और t की लिमिट वगैरह t अपॉन 2, ये रह जाएगा साइन थीटा के सापेक्ष में, और इसके बटे में है 2 पाई अपॉन टी, ये रह जाएगा। अब देखो यहां पर t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई, साइन 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री की वैल्यू रह जाएगी 0, ये 0 रहेगी तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 रह जाएगी, तो आई एम स्क्वायर बाई 2 t/2 ये इसकी वैल्यू रह जाएगी। अब आगे का हम निकालते हैं, यहां पर आगे निकालते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर, यहां पर अब देखो ये रह जाएगी t और नीचे आ जाएगा 4, और आई आर एम एस का
यहाँ पर t/2 आ जाएगा बाहर, तो ये रह जाएगा Im²/4 और t इसके साथ में आगे यहां तक बता दो। हमने देखो क्या स्पंद धारा का वर्ग मध्य मूलमान में लिखा, तो IRMS इक्वल टू होता है, देखो वो धारा वर्ग मध्य और ये रूट पूरा निकाल दें 0 से t तक लिमिट में। इसमें IRMS 0 से t तक लिमिट, I का स्क्वायर दोनों का कर दिया स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला है I स्क्वायर की वैल्यू होती है Im sin ओमेगा t, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया गया और Im स्क्वायर है, ये आ जाएगा बाहर क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा। फिर यहाँ से 0 से t/2 से t तक लिमिट रह जाएगी, तो इस sin स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला था 1 - cos 2 थीटा/2, तो ये रह जाएगा। अब आगे इसके अंदर ये पूरा सेम है, आगे इसमें इस 1 - cos 2 ओमेगा t/2, तो देखो इस 2 आ जाएंगे बाहर, ये रह जाएगा 1 का t/2, इस पर इसका समाकलन हो जाएगा t माइनस cos का हो जाएगा sin 2 ओमेगा t 2 ओमेगा, ये रह जाएगा और t का हो जाएगा फिर 1 और इसमें लिमिट ले जाएगी t/2 में और इसमें sin 2 ओमेगा t 2 ओमेगा रह जाएगा। इसमें फिर हम लिमिट लगाते हैं। अब देखो इसमें ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो देखो इसमें लिमिट ले जाएगी t/2 माइनस sin 2 का 2 ओमेगा की वैल्यू 2π/t, लिमिट ले जाएगी t/2 और इसके अंदर sin 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और 2π sin 2π का 360, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो IRMS की वैल्यू हो जाएगी Im²/4 और ये t से गुणा हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे। IRMS की वैल्यू जो हमने निकाल दी, उसके आगे देखो अब निकालते हैं हम उर्मिका गुणांक, रिफिल फैक्टर होता है प्रत्यावर्ती धारा और तिष्ठ धारा का अनुपात। देखो रिफिल फैक्टर में उर्मिका गुणांक होता है रिफिल फैक्टर। उर्मिका गुणांक ये रिफिल फैक्टर होता है, इसको डिनोट करते हैं R से। ये होता है IDC अपॉन IDC, ये होता है उर्मिका गुणांक फैक्टर। ये होता है प्रत्यावर्ती धारा और तिष्ठ धारा का अनुपात। यहाँ पर हमने अभी स्पंद धारा का वर्ग मध्य मूलमान निकाला था, इसके आगे हम और निकालते हैं। ये रह जाएगा इसके सापेक्ष में। अब इससे पहले में एक बार और का है गया उर्मिका गुणांक से पहले स्पंद धारा का जो वर्ग मध्य मूलमान था, जो हमने अभी भी निकाला था, उसमें था IRMS का स्क्वायर में हमने निकाला था
माध्य स्क्वायर रूट और लिमिट में, और इनका रूट हटाने के लिए जब हम निकाला था वो होता है आई आर एम एस इक्वल्स टू 1/t के सापेक्ष में रहेगा 1/t लिमिट 0 से t तक, और हमारे रहेगा t/2 तक, तो ये रह जाएगा आई स्क्वायर और बार में, और हमने इसकी वैल्यू जो अभी निकाली थी वो स्क्वायर में था आई आर एम एस का स्क्वायर, ये रह जाएगा 1/t के सापेक्ष में 1/t, और अभी जो इसकी लिमिट से इसका समाकलन करके जो हमने निकाला था वो हमारे पास था आई एम का स्क्वायर टी अपॉन 4, तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू में रहेगा आई एम का स्क्वायर बाई 4, और जब हम आई आर एम एस इसका निकालेंगे तो ये आई एम अपॉन 2 निकल जाएगा, जबकि हमें आई एम की वैल्यू भी निकाली थी शुरुआत में ई एम अपॉन आर प्लस आर एल 1/पाई, ये वाली। अब निकालते हैं उर्मी का गुणांक। रिफिल फैक्टर वह है R बराबर आई डी सी आई ए सी अपॉन आई डी सी, यह होता है, जबकि की प्रत्यावर्ती कुल ऊर्जा आई आर एम एस का स्क्वायर आर एल इक्वल्स टू दोनों दानों के आई ए सी का स्क्वायर आर एल और आई डी सी स्क्वायर आर एल इसके बराबर में होता है, और हमें निकालना है ए सी और डी सी का अनुपात। तो ए सी और डी सी का अनुपात निकालने के लिए हमें इसके अंदर पूरे समीकरण में डी सी का भाग लगाते हैं, तो ये आर एल से आर एल तक कैंसिल आउट हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू आई ए सी का स्क्वायर आई डी सी का स्क्वायर, इन सब में हम लगाते हैं आई डी सी का स्क्वायर का भाग, तो आई डी सी का स्क्वायर आई डी सी का स्क्वायर, यह आई डी सी का ये अनुपात है, रिफिल फैक्टर होता है उर्मी का गुणांक, तो ये हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, ये आएगा इस साइड में, तो देखो आई ए सी आई डी सी इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर आई डी सी का स्क्वायर, और ये आएगा इस साइड तो माइनस में, और ये है पूरे स्क्वायर में, तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा रूट में, आई ए सी इक्वल्स टू आई डी सी। अब देखो साक्षी बताओ आई आर एम एस का स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी भी क्या निकाली थी, रूट आई आर एम एस, इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी आई एम स्क्वायर अपॉन 4, ये अभी भी हमारे पास आया था, और आई डी सी की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी, उसका मान बताओ आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, आई एम अपॉन पाई, ये हमारे पास आईडीसी की वैल्यू थी, आईडीसी इक्वल्स टू हमने शुरुआत में निकाला था आई एम अपॉन पाई, ये रहा, तो स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर में कर दिया, और -1। अब आगे देखो आई ए सी आई डी सी इक्वल्स टू, ये देखो आई एम से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये रह जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर बाई 4 -1, और ये रह जाएगा रूट में। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो IAC IDC यानी कि R, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.21, और इसको जब प्रतिशत में लिखेंगे तो 121
प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा। ये उर्मिका गुणांक अर्ध तरंग दृष्टिकारी में उर्मिका गुणांक की वैल्यू होती है। अब निकालते हैं वोल्टता नियमन। देखो पहले अंचल ठीक है, वोल्टता नियमन वोल्ट का नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन, ये होता है वी आर बराबर वी एन एल माइनस वी एन एफ अपॉन वी एन एफ इंटू सो। यहाँ पर एन एल वी एन एल लोड प्रतिरोध आर एल जब इनफिनिटी हो तब है, और वी एन एल लोड प्रतिरोध 0 हो तब है। इसके बाद ईडीसी इक्वल्स टू होता है आईडीसी आरएल, जबकि हमने आईडीसी पहले पढ़ा था। ईडीसी इक्वल्स टू आईडीसी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आईडीसी इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई, और आई एम की वैल्यू हमारे पास थी ई एम आर प्लस आर एल अपॉन पाई, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो देखो आईडीसी के सापेक्ष में हमारे पास क्या था, ई एम आर प्लस आर एल, और ये रह जाएगा आर एल, और आई एम नीचे ऊपर में था पाई के रूप में, तो रह जाएगा ईडीसी इक्वल्स टू। अब देखो ईएम को हम बाहर लिख रहे हैं, आर एल को हम अंदर लिख रहे हैं, आर एल आर प्लस आर एल, और ये रह जाएगा ईएम आ जाएगा बाहर ई एम अपॉन पाई। अब देखो ईडीसी इक्वल्स टू, देखो इन दोनों में आर एल और आर प्लस आर एल, इन दोनों में हम एक बार आर जोड़ देते हैं, एक बार आर घटा देते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा, ई एम अपॉन पाई। ईडीसी इक्वल्स टू, अब देखो आर अपॉन आर एल, इसी भाग लगाते हैं तो ये क्या बनेगा 1, और ये रह जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर एल ई एम अपॉन पाई, ये हमारे पास रह जाएगा। अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो रह जाएगा ईडीसी इक्वल्स टू ई एम अपॉन पाई, ये 1 से गुणा हो गया। अब इसे माइनस ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर एल, जबकि देखो ये हमारे पास वापस आया था ई अपॉन आर प्लस आर एल, हमारे पास क्या था ई डी सी अपॉन ई एम अपॉन पाई माइनस ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, हमारे पास था आई एम, और ये रह जाएगा आर अपॉन पाई, ये हमारे पास रह जाएगा पूरा सिस्टम। ये था वोल्टता नियमन के लिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में हमने सबसे पहले आई धारा का मान निकाला था, उसके बाद में हमने औसत धारा आईडीसी का मान निकाला था, उसके बाद में हमने स्पंद का औसत मान निकाला था, स्पंद धारा का औसत मान वर्ग माध्य मूल मान के रूप में, उसके बाद में हमने वोल्टता नियमन जो भी निकाला गया, इससे पहले उर्मिका गुणांक आर की वैल्यू निकाली थी। यह हमारे पास अर्ध तरंग दृष्टिकारी के पूर्ण रूप से 4 से 5 टॉपिक है। हम आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।